प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। आज मैं आपको गणित विषय के अध्याय 1 जो है, जिसको कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं, उसके भाग 1 के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें कुल 4 भाग हैं, यानी हम ये पूरा अध्याय 4 भाग में कंप्लीट करेंगे। तो पहला भाग जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो आज जो हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे वो क्या रहेंगे? संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं, ये जानेंगे हम। परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। परिमेय संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं ऐसे कौन से गुण हैं जो परिमेय संख्याएं हमारी निरूपित करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और उसके बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो वो हम किस तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उसके पश्चात कुछ आपको अभ्यास प्रश्न यानी गृह कार्य मिलेगा, जिसके माध्यम से ये आप जांच सको, परख सको कि आज की कक्षा में यानी आज की क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा वो कितना समझा और क्या जो है अभी खामियां हैं जिनको कि और सुधारा जा सकता है, और उनको आप सुधार लें, जिससे कि जब परीक्षा हो तो आप 100% रिजल्ट अपना दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। तो ये शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कि आपका क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और ये चीज़ें सब आपको क्लास 10th, 11th और 12th में फिर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको अभी जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी आगे की पढ़ाई में भी इसका बहुत उपयोग मिलेगा आपको। तो चलिए संख्या पद्धति की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो हमारा संख्याएं हैं उसका समुच्चय प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर। अब वो संख्याएं जो हम गिनती में काम में लाते हैं यानी काउंटिंग में हम काम में लाते हैं, जैसे आपके अध्यापक ने आपसे प्रश्न किया, बेटा आज आपने कितने पेज जो हैं पढ़े हैं, या कितना जो है आपने किताब के कितने पेज अच्छे से समझ लिए हैं, तो आप उत्तर क्या देते हैं? 5 पेज, 4 पेज, 6 पेज। यही सब जो होता है यही काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी गिनने वाली संख्याएं होती हैं। तो जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं यानी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा को अच्छे से देख लेते हैं। जो संख्याएं गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये आपकी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे आपसे कोई पूछे आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, आप उत्तर देंगे, कोई देगा 12, कोई कहेगा 15, कोई कहेगा 20। तो ये सब जो प्यारे बच्चों हैं गिनने वाली संख्याएं हैं, यही क्या कहलाती हैं? यही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और आगे तक होती हैं, ये 5, 6, 7, 8 ये चलती रहती हैं। ये हमने जो है डैश 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 का चिन्ह इस वजह से लगाया है कि ये जो संख्याएं हैं ये आगे अपरिमित रूप से चलती रहेंगी। और यहाँ पर ये जो मजला कोष्ठक हमने उपयोग किया है, जब भी किसी चीज़ों का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जैसे हम अपनी किताबों को, अपनी कॉपियों को इकट्ठा करने के लिए बैग का उपयोग करते हैं, ऐसे ही गणित में प्यारे बच्चों हम संख्याओं को इकट्ठा करने के लिए मजले कोष्ठक का उपयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। और इनके अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है? कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, जिससे ये पता चले 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, 3 4 से अलग है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब एक चीज और जाननी आवश्यक है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या
होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 100 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 101 होगी, 1000 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 1001 होगी, 5000 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 5001 होगी। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का अंत कहाँ होता है ये किसी को नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं प्यारे बच्चों हम नहीं जानते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि वो 1 से शुरू होती है। तो यानी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसके बारे में हम नहीं जानते या नहीं बता सकते। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स क्या होते हैं। जो हमने गिनने वाली संख्या हमने उपयोग में करी और उसका एक समुच्चय बनाया जिसको हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा, उसमें बस एक आपको अवयव और जोड़ लेना है, वो क्या है, शून्य। जैसे कभी आपसे आपके अध्यापक ने कहा कि बेटा आज आपने कितने पेज पढ़े हैं किताब के, तो आपने आज किसी कार्य की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से आप एक भी पेज नहीं पढ़ पाए, तो आपका उत्तर क्या होगा, एक भी नहीं, यानी शून्य। और अगर शून्य को हम अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यानी गिनने वाली संख्याओं में अगर शून्य को भी हम ऐड कर लें यानी मिला लें, तो एक नया समुच्चय मिलता है, यानी एक अलग संख्याओं का संग्रह मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और क्योंकि होल नंबर W से जो है स्टार्ट होता है, इसीलिए इस समुच्चय को हम W से भी प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है, हमने क्या किया था, सबसे पहले गिनने वाली संख्याएं ली थी, फिर उसमें शून्य मिला लिया था। अब एक ज़रूरत और भी महसूस हुई ऋणात्मक संख्याओं की, क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज कर लो हमारी जेब में 10 रुपये हैं तो हम एडवांटेज में हैं, उसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी से 10 रुपये उधार ले रखे हैं तो हमारे पास खर्च करने के लिए तो कुछ है नहीं, और रास्ते पे निकलेंगे तो हो सकता है जिससे 10 रुपये लिए हैं हमने वो इंसान हमें मिल जाए और वो टोकने लगे, भाई मेरे जो 10 रुपये हैं वो लौटाओ। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से अपना सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके पैसे नहीं लौटा पा रहे। तो जब भी इस तरह की वाकया होते हैं तो फिर आप क्या किस चीज़ की संकल्पना आई, ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना आई। जैसे ये आपकी संख्या रेखा है और इस पे ये बीचों बीच में हो गया शून्य। अब शून्य से आगे तो सारी धनात्मक संख्याएं होंगी, +1 +2 +3। तो शून्य से पीछे क्या होगा, जब शून्य से आगे धनात्मक संख्याएं हैं तो शून्य से पीछे क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो यहाँ सर पर शून्य से पीछे जो पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, यानी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो जो गिनने वाली संख्याएं हैं वो तो हमने ले ली, शून्य भी ले लिया, और जो आपकी गिनने वाली संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल के भी जो हमारे पास संख्याएं आई उन्हें भी इसमें मिला लिया, तो एक नई संख्या प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड में क्या होगा, शून्य होगा, 1 2 3 यानी आगे की जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं यानी गिनने वाली संख्याएं होंगी, और पीछे जो गिनने वाली संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होंगी। तो ये जो समुच्चय बनता है यानी ये जो संग्रह बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी ज़रूरी है कि इंटीजर्स वाले जो संग्रह में सारी काउंटिंग नंबर्स तो होते ही हैं, यानी कि आपकी जो है वो पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक चिन्हों के साथ अगर प्राकृतिक संख्याओं को ले लिया जाए तो वो भी संख्या जो है इस संग्रह में होती है। शून्य से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, शून्य से छोटे पीछे होंगे पूर्णांक, ये सब क्या हैं, ऋणात्मक। और शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, शून्य से आगे जितने भी आपके पूर्णांक हैं उनको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य से पीछे जितने भी पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक, और आगे जो होंगे
धनात्मक। तो ये आपने पूर्णांकों के बारे में जान लिया। अब एक और महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या, उनके बारे में जान लेते हैं। यानी वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकें, जहां पर p तथा q जो है वो पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग करना अपरिभाषित है। आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं लगा सकते, ये गणित में अपरिभाषित होता है। तो यानी कि जो संख्या p बटे q के रूप में हो, यानी p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में हो, और अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक, यानी p बटे q के रूप में हो और p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ जान लेना आवश्यक है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होगा तो ये जो हमारा भाग है वो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो एक बार परिभाषा को जान लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p तथा q पूर्णांक और q का मान 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं के संग्रह को किससे प्रदर्शित करते हैं? q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को किससे निरूपित करते हैं? q से। क्योंकि ऐसा नहीं है हर जगह कि ये r से शुरू हो रहा है तो r से ही निरूपित करें, क्योंकि आगे आप रियल नंबर भी पढ़ेंगे, वो भी r से शुरू होता है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के संग्रह को हमने q से प्रदर्शित किया है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे -1/2 आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। 2/3 यहाँ पर ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। 3/2 यहाँ पर ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक। 4/13 इसमें ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक। और 3/15 जिसमें ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक। ये सब किसके उदाहरण हो गए? परिमेय संख्या के उदाहरण। यानी कि अगर जिसका अंश में भी पूर्णांक हो और हर में भी पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर ना हो, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब कुछ आवश्यक तथ्य हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है ये समझते हैं हम। 5 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन आप 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। यानी इसका हर नहीं था। जब हमने 5 देखा तो ये गिनती में आने वाली संख्या थी, यानी प्राकृतिक संख्या थी, इसके हर में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम हर को 1 बना सकते हैं भाग लगा के। तो अब अंश में भी पूर्णांक हो गया और हर में भी पूर्णांक हो गया। और जब अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो गए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्या ही तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो शुरू में तो 5 क्या थी? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और अब ये क्या बन गई? 5/1 परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात आई पूर्णांक की। जैसे हमने पूर्णांक ले लिया -2। अब -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। तो ये तो पूर्णांक है और इसका अंश तो -2 और हर अगर 1 ले लें तो ये पूर्णांक किस में बदल जाएगा? परिमेय संख्या में बदल जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? उसके अंश पे भी पूर्णांक होना चाहिए, हर पे भी पूर्णांक होना चाहिए। और -2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब पूर्णांक हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनका ऋणात्मक भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक हैं, बस हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हर में 0 है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गई परिमेय संख्या, परिमेय तो इसका मतलब क्या हमने यहां से सीखा कि जितनी भी
पूर्ण संख्या हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि उनका हर नहीं होगा, लेकिन आप बटे में 1 लगा देंगे। और आप ये जानते हैं कि 1 से भाग लगाने पे उत्तर वही आता है जो अंश में लिखा हुआ है। 4/1 4 उत्तर आएगा, 5/1 5 उत्तर आएगा, 10/1 10 उत्तर आएगा। तो किसी भी संख्या को अगर उसका हर नहीं है तो 1 से भाग लगाया जा सकता है, और जैसे ही अंश और हर दोनों में पूर्णांक हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी परमेय संख्या बन जाएगी। तो ये जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपने जान लिया। दो परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्या का मानक रूप क्या है इसको जान लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, इसको समझ लेते हैं। कोई संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पहले ही जान लिया है। p और q में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। जैसे 1/3, 1/7, 3/5, -2/11, -7/11। तो ये जान लेना आवश्यक है कि हम लाख कोशिश करें कि अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल जाए, यानी कोई ऐसा संख्या निकल के आए जो अंश और हर को एक साथ विभाजित कर दे। ऐसी कोई संख्या निकल के आएगी नहीं 1 के अतिरिक्त, तो वो आपकी क्या होगी, परमेय संख्या का मानक रूप होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। देखिए एक चीज स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड माने जो बिल्कुल मानक के अनुरूप होती है, जैसा मानक है उसी के अनुरूप। जैसे आपके अध्यापक आपसे बताते हैं कि बेटा आपको विद्यालय में आना है तो किस तरह की जो है यूनिफॉर्म पहन के आनी है, बाल कैसे रखने हैं। तो एक जो है विद्यार्थियों का जो गुण होता है, उस सारे गुणों को अगर कोई विद्यार्थी मानना है तो वो एक जो है वो मानक रूप है, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो मिसाल बनता है विद्यार्थी, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि बच्चों इसको देखो, इसमें विद्यार्थी होने के सारे गुण हैं। तो ऐसे ही परमेय संख्या का वो रूप मानक रूप कहलाता है जिसमें अंश तथा हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसी ना मिले जिससे अंश और हर एक साथ विभाजित हो जाएं। जैसे 2/7, अब कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को और 7 को एक साथ जो है विभाजित कर दे। 3/11, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 3 को और 11 को जो है एक साथ विभाजित कर दे 1 के अतिरिक्त। तो ये सारी संख्याएं जो हैं, जो उदाहरण मैंने लिखे हैं, और ये दोनों उदाहरण हैं, ये किसको निरूपित करते हैं, परमेय संख्या के मानक रूप को निरूपित करते हैं। अब तुल्य परमेय संख्या क्या होती है, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। वे परमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हों, या बराबर करने के लिए हमें अंश तथा हर में किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देना पड़े, तो वह सभी परमेय संख्याएं तुल्य परमेय संख्या कहलाती हैं, यानी इक्विवेलेंट परमेय संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि वो दिखने में भले एक जैसी नहीं होंगी, लेकिन जरा सा भी आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का अंश और हर में भाग लगा देंगे, तो फिर वो एक जैसी दिखने लगेंगी। जैसे उदाहरण देखिए 1/2, अब 2/4 को देखिएगा, 2/4, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर क्या आ गया, 1/2। तो फिर उत्तर 1/2 आ गया, यानी 2/4 को भी 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही 10/20, 10 के पहाड़े में 10 एकम 10, 10 दूनी 20, उत्तर क्या आ गया, 1/2। तो 10/20 भी 1/2 आ गया। ऐसे ही आपने देखा 25/50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, फिर उत्तर कितना आ गया आपका, फिर उत्तर आ गया 1/2। और लास्ट में 47/94, 47 एकम 47, 47 दूनी 94, फिर उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको जब किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से अंश और हर में भाग लगा देते हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो हैं वो क्या हैं,
तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, यानी इक्विवेलेंट जो है रेशनल नंबर हैं। ये सब देखने में भले अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का अंश और हर में भाग लगा दें तो फिर सब देखने में एक जैसे हो जाएंगे। परिमेय संख्याओं पे आधारित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सीखते हैं तो उसके गुण को सीखना आवश्यक हो जाता है। और प्यारे बच्चों, इसके गुण क्या हैं वो आपको जान लेना आवश्यक है। तो चलिए ये जान लेते हैं इसके गुण क्या हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है, यानी जब भी आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, कोई सी भी दो परिमेय संख्या आप ले आइए, उनका जोड़ करिए, हमेशा उत्तर परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 1/2, 1/3, इनको आपको जोड़ना है। 2, 3 का जो है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 6। 2 का 6 में भाग लगाएंगे, 2 तिया 6। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। ऐसे ही 3 का 6 में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो उत्तर कितना आ गया आपका? 5/6। और आप देख रहे हैं अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, दोनों जगह पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। तो हमने ये सीख लिया कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, वो भी परिमेय संख्याएं होता है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी दो परिमेय संख्याओं को आप घटाएंगे तो भी जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या आएगा। जैसे 1/2 -1/5, 2 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया? 10। 2 का भाग 10 में लगाया तो 5, 5 एकम 5, -5 का भाग 10 में लगाया तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गए तो बचे 3। उत्तर आया 3/10। 3 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, और जब दोनों पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही दो परिमेय संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 3 का गुणा हमने किया 1/7 में, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे 3/1 लिख सकते हैं। 1/7 भी परिमेय संख्या है, दोनों ही अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक। 3 एकम 3, 7 एकम 7, ये भी उत्तर क्या आ रहा है? ये भी परिमेय संख्या आ रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हमें 0 से कभी भाग नहीं देना, परंतु ये आवश्यक है कि भाग करने वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2 में हमने भाग किसका दे दिया? 1/3 का, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3/2। और अंश भी परिमेय संख्या है और हर भी परिमेय संख्या, तो अंश और हर दोनों परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो हमने परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाया तो भी उत्तर क्या आ गया आपका? परिमेय संख्या आ गया। a/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो हर है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर, और 0 अगर हर होता है तो ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 है आपकी, तो 2 जो है वो क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/1 अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है ये सीख लेते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको ज्ञात करने के लिए क्या विधि हैं उनका प्रयोग जो है हम सीखते हैं। यानी क्या विधियां हैं जिनसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो माना x तथा y दो संख्या इस प्रकार की हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, और तब हमें क्या करना है? बस दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देना है? 2 का भाग लगा देना है। तो हमें उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या पता चल जाएगी। तो यानी जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए और बाद में क्या कर दीजिएगा? बाद में आप 2 का भाग लगा दीजिएगा, तो आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आपने क्या किया? 4 बड़ा है 3 से, तो 4 में 3 जोड़ दिया और बाद में किसका भाग लगा दिया? 2 का।
तो 4 + 3 हो गया 7, 7/2 और 7/2 को हल करेंगे तो 3.5 उत्तर आएगा। एक तो 3.5 3 और 4 के बीच में है, और 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं, यानी अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो हो गई आपकी, ये एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका क्या नियम है वो सीख लेते हैं। माना x तथा y दो परिमेय संख्या इस प्रकार की हैं कि y बड़ा है x से, और x तथा y के मध्य आपको n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या तरीका है जानिएगा बच्चों, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए, और जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है ना आपको उसमें एक जोड़ दीजिएगा। जैसे 4 ज्ञात करनी है तो 5, 5 करनी है तो 6, 6 करनी है तो 7। तो यहाँ पर कितनी परिमेय संख्याएं डालनी है आपको, n। तो n में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n+1, और n+1 का भाग लगा देना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के और फिर किसका भाग लगा देना, n+1 का भाग लगा देना। तो ये जो उत्तर आएगा अगर हम उसे d से निरूपित कर दें तो x में d जोड़ेंगे पहली संख्या आ जाएगी, x में 2d जोड़ेंगे दूसरी संख्या, x में 3d जोड़ेंगे तीसरी संख्या, और x में nd जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या आ जाएगी, जहां d का मान किसके बराबर है, y - x/n+1 के बराबर है। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या तो हो गई हमारी 1, बड़ी संख्या हो गई 2, और n का मान हो गया 5। जो हमने सूत्र ज्ञात किया था d = y - x/n+1, तो y की जगह मान 2, x की जगह 1 और n की जगह 5, तो उत्तर कितना आ गया, 1/6। अब पहली संख्या क्या होगी, x + d, तो x का मान 1 और d का मान 1/6। तो 1 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6। अब 1 का 6 में भाग लगाएंगे 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, तो उत्तर कितना आ गया, 7/6। ऐसे ही आपने x + 2d, x का मान 1 लगाया और d का मान 1/6, तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर 1 का और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। 1 का 3 में भाग लगाएंगे 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 3 का 3 में भाग लगाएंगे 1, तो ये क्या आ गया, 3 + 1/3 4/3। ऐसे ही यहाँ पर 3 से 6 ये 2 बार कट गया, और 1 + 1/2 में आपका एलसीएम कितना आ गया, 2। 1 का 2 में भाग लगाया 2, 2 का 1 में गुणा किया 2 + 1 3/2। तो 3 संख्याएं हमारी प्राप्त हो गई। अब आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए फिर हमने क्या किया, x + 4d। अब ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 1 में 2/3 जब जोड़ा तो 3 + 2/3 5/3 आपका उत्तर आ गया। ऐसे ही जब आपने d का मान 1/6 लगाया तो 1 + 5/6, और 1 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया आपका। तो अब आपका क्या हो गया यहाँ पर कि उत्तर आ गया 6 + 5/6, यानी उत्तर आ गया 11/6। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। p तथा q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है, यानी p और q में से कोई अगर एक पूर्णांक नहीं होगा तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे वर्गमूल 2, अब नीचे तो पूर्णांक है ऊपर पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। √5, ऊपर तो पूर्णांक है नीचे ऊपर पूर्णांक नहीं है नीचे पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। अब ये कुछ आपके लिए अभ्यास प्रश्न, गृह कार्य है। प्रश्नावली 1.1 के 1 से 4 तक प्रश्न हल करिएगा। 1.2 का पहला दूसरा प्रश्न हल करिएगा। तत्पश्चात ये प्रश्न हल करिए। आप मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें अच्छे से हल करिएगा, और हल करने के बाद आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से हल हो रहे हैं। फिर आगे आपको से हम मिलेंगे वास्तविक इसकी जो संख्या सिस्टम है, नंबर सिस्टम के दूसरे भाग में। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।